डियर स्टूडेंट्स, तो प्लान की बात चल रही है। अब प्लान के रिगार्डिंग थोड़ी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें स्टडी करनी है। तो देखिएगा, यहाँ से हम लोग देखें हम क्या कह रहे हैं। डियर, आवर प्लान डॉक्यूमेंट्स नॉट only specify the objectives to be attained in the 5 years of a plan, but also what is to be achieved over a period of 20 years। यानी हमारे प्लान वही नहीं बता रहे जो हमें 5 ईयर्स में अचीव करना है, बल्कि वो भी बता रहे हैं जो हमें 20 ईयर्स में अचीव करना है, जो हमें 20 ईयर्स में अचीव करना है उसके बारे में भी हमारे प्लान बता रहे हैं। और जो 20 ईयर्स में अचीव करना है, देखिएगा आगे जरा, दिस लॉन्ग टर्म प्लान इज कॉल्ड क्या? पर्सपेक्टिव प्लान। ये जो लॉन्ग टर्म प्लान है यही क्या कहलाते हैं? पर्सपेक्टिव प्लान। यानी कि एक तरह से हम दो तरह के प्लानों की बात कर रहे हैं। एक हो गया शॉर्ट टर्म प्लान, जो क्या कहलाते हैं? 5 ईयर्स प्लान कहलाते हैं। एक हो गया लॉन्ग टर्म प्लान, एक क्या हो गया? लॉन्ग टर्म प्लान, और जो क्या कहलाते हैं? पर्सपेक्टिव प्लान कहलाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे वो कहेगा कि शॉर्ट टर्म प्लान कौन से होते हैं, तो आपका आंसर होगा 5 ईयर प्लान्स। अगर वो कहेगा लॉन्ग टर्म प्लान्स कौन से होते हैं, तो आपका आंसर होगा पर्सपेक्टिव प्लान्स। ओके, तो देखिए यहाँ तक की बात तो क्लियर है। हमें एक बात और ध्यान रखेंगे, जो हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं वो बेसिस हैं किसके? पर्सपेक्टिव प्लान के। जो हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं वो बेसिस है किसका? पर्सपेक्टिव प्लान का। ओके, तो यहाँ तक की बात तो आपको क्लियर है और हमें समझ में भी आ रही है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ से हम लोग कह रहे हैं जो आपको स्टडी करना है। देखिए क्या कह रहे हैं हम लोग, हम कह रहे हैं इट विल बी अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट ऑल द गोल्स ऑफ ए प्लान टू बी गिवन इक्वल इम्पॉर्टेंस इन ऑल द प्लान्स। यानी ये अनरियलिस्टिक है, विश्वास करने योग्य भी नहीं है, हम इसे स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं कि हर एक प्लान में हर एक गोल को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। तो ये सही भी नहीं है। और रियल में अगर हम इसको देखें तो आप पाएंगे, देखिए इनफैक्ट अगर हम देखें जो गोल्स हैं उनके अंदर कन्फ्लिक्ट भी होता है। जो गोल्स हैं उनके अंदर क्या होता है? कन्फ्लिक्ट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें इसको, फॉर एग्जाम्पल किस तरह से हो जाएगा? देखिए एग्जाम्पल के अंदर देखें हम, तो हम कह सकते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा जरा। अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो इससे इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट तो ज़्यादा नहीं होगा। यानी अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अच्छा करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट तो डिक्रीज़ होगा ना। तो ये जो दो बातें हैं कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ भी करना चाहें और साथ ही साथ ये भी चाहें कि हमारा एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इन दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? कन्फ्लिक्ट है, आपस में विरोधाभास है। तो बिल्कुल ये समझ में भी हमें आ रहा है कि हाँ ऐसा तो है। तो यानी इसलिए कहा गया है कि हर एक गोल के अंदर, हर एक प्लान के अंदर हर एक गोल को इक्वल हम इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हैं। किसी प्लान में किसी गोल को इम्पोर्टेंस दी जाएगी और किसी प्लान में किसी और गोल को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि गोल्स के अंदर आपस में कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, इसलिए हर प्लान के अंदर हर गोल को इक्वल इम्पोर्टेंस देना संभव नहीं है। ओके, तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है और आप इसको स्टडी भी कर पा रहे हैं। अब देखिए एक बहुत और इम्पॉर्टेंट जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, और वो क्या है डियर फ्रेंड्स। देखिए हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन की बात की थी, प्लानिंग कमीशन की हम लोगों ने बात की है ना।
तो ध्यान देंगे हम लोग प्लानिंग कमीशन की ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1950 में। 1950 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। लेकिन देखिए 1950 में जो प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश किया गया उसका एग्जिस्टेंस अब तो नहीं है। और अब उसके प्लेस पे क्या आ गया है? अब प्लानिंग कमीशन के प्लेस पे क्या आ गया है? नीति। क्या आ गया है फ्रेंड्स? नीति आयोग आ चुका है। नीति आयोग आ चुका है। नीति आयोग, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं? प्लानिंग कमीशन अब नहीं है और प्लानिंग कमीशन के प्लेस पे क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है। अब नीति आयोग का जो एस्टेब्लिशमेंट है ये कब किया गया है? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग एस्टेब्लिश किया गया है। नीति आयोग एस्टेब्लिश किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये भी आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि चाहे हम प्लानिंग कमीशन की बात करें और चाहे हम नीति आयोग की बात करें, आयोग की बात करें, दोनों ही में जो प्लानिंग कमीशन चाहे नीति आयोग, दोनों का ही जो चेयरपर्सन है, जो प्रेसिडेंट है, वो करंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन कौन है, तो आंसर क्या होगा? करंट प्राइम मिनिस्टर। इस टाइम भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। तो इस टाइम वही चेयरपर्सन होंगे, ठीक है जी। जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम चेयरपर्सन कौन था? तो उस टाइम पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस टाइम में वही रहेंगे। यानी कि प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन की अगर हम बात करें तो वो कौन होता है? करंट प्राइम मिनिस्टर। जो भी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो उसके चेयरपर्सन होते हैं। उसी तरह से फ्रेंड्स, अगर हम नीति आयोग की बात करें तो इनके यानी नीति आयोग में भी चेयरपर्सन कौन होता है? करंट प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर वो आपसे पूछे कि नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन हैं, तो जो भी इस टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं वही उसके चेयरपर्सन रहेंगे, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, नीति के अंदर नीति की फुल फॉर्म क्या है वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए, एन यहाँ पे किसको स्टैंड कर रहा है? नेशनल को। आई किसको कर रहा है? इंस्टीट्यूशन को। टी किसको कर रहा है? ट्रांसफॉर्मिंग को। और ये वाला आई किसको कर रहा है? इंडिया को। यानी जो पूरा कंसेप्ट है हमारा नीति, वो किस तरह से हो गया? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति आयोग की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। एग्जामिनेशन के अंदर यह भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो प्लान और प्लानिंग कमीशन के बारे में बात करने के बाद अब हमें जानना है द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो ध्यान से देखेंगे। ए प्लान शुड हैव सम क्लियरली स्पेसिफाइड गोल्स। यानी क्या करें? हमने पहले भी जाना है प्लान को कि प्लान के कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड क्लियर गोल्स होते हैं। आगे कह रहा है वो, द गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स आर, यानी जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनके गोल्स क्या क्या हैं? तो देखिएगा, एक ग्रोथ हो गया, एक मॉडर्नाइजेशन हो गया, एक सेल्फ रिलायंस हो गया
और एक इक्विटी हो गया। क्या क्या हो गया फ्रेंड्स? एक ग्रोथ हो गया, एक मॉडर्नाइजेशन हो गया, एक सेल्फ रिलायंस हो गया और एक इक्विटी हो गया। आगे देखिएगा ध्यान से जरा, यानी 4 गोल्स हुए। अब जरा देखिएगा, दिस डज नॉट मीन दैट ऑल द प्लान्स हैव गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल दीज गोल्स ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेस। यानी क्या करें कि हमारे प्लान्स के 4 ऑब्जेक्टिव हैं, 4 गोल्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर एक प्लान में हर एक गोल को हम इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे, ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है? ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड। अब जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो कहीं ना कहीं आपको चॉइस करनी होगी कि डिफरेंट गोल्स में से किस ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा हमें फोकस करना है। तो ये चॉइस कहीं ना कहीं हमें करनी होगी। तो देखिए, कुल मिला के इतनी कहानी समझ में आ रही है कि एक प्लान के स्पेसिफाइड गोल्स होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिफरेंट कि हर एक प्लान के अंदर हम हर एक गोल को इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे। तो देखिए, अब हमारे गोल्स क्या आ रहे हैं, उन्हीं को हम कोशिश करते हैं स्टडी करने की। तो देखिए, फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव आया वो क्या आया? ग्रोथ। फर्स्ट जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ रहा है वो डियर क्या आ रहा है? वो आ रहा है हमारा ग्रोथ। अब देखिए, ग्रोथ को अगर हम समझें तो उसको बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। देखिए, है क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने स्टडी की है तो वहाँ पे कैपिटल गुड्स हमने पढ़े थे, तो वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स की हमारी सीरीज़ नहीं देखी है, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, तो अगर आप वो देख लेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। देखिए, फिलहाल चलते हैं। देखिए, किसी भी कंट्री के अंदर अगर कैपिटल गुड्स ज़्यादा होंगे, किसी भी कंट्री के अंदर अगर कैपिटल गुड्स ज़्यादा होंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो उस कंट्री की कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ज़्यादा होगी। मैं क्या कह रहा हूँ फ्रेंड्स? मैं कह रहा हूँ अगर किसी भी कंट्री में कैपिटल गुड्स ज़्यादा होंगे तो उस कंट्री की कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। अब ज़्यादा किसको प्रोड्यूस कर सकता है? गुड्स को और सर्विसेज को, यानी गुड्स भी वहाँ ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी और सर्विसेज भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी। अब देखिए, अगर गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी तो कहीं ना कहीं उस कंट्री की जीडीपी ज़्यादा होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। और अगर डियर फ्रेंड्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, माय डियर फ्रेंड्स, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहा है, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं वहाँ ग्रोथ हो रही है। वहाँ क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। तो बिल्कुल सिंपल है, क्या कह रहे हैं हम? अगर कैपिटल गुड्स ज़्यादा होंगे तो उस कंट्री की कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ज़्यादा होगी। अगर कंट्री की कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ज़्यादा है तो गुड्स ज़्यादा बनेंगे, सर्विसेज ज़्यादा होंगी। और अगर गुड्स ज़्यादा हैं, सर्विसेज ज़्यादा हैं, तो कंट्री की जीडीपी ज़्यादा होगी। और अगर कंट्री की जीडीपी ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं वहाँ ग्रोथ हो रही है। तो मैंने कोशिश की है समराइज वे में कि मैं आपको समझा पाऊँ कि ग्रोथ क्या है। ओके, तो आगे हम इसको ज़रा देखते हैं एनसीईआरटी में इसको किस तरह से दिया गया है। ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ से हम ग्रोथ की बात करेंगे। तो देखिएगा, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। यानी बात वही आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया? कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ज़्यादा होनी चाहिए। किसकी? गुड्स को और सर्विसेज को ज़्यादा प्रोड्यूस करने की
कंट्री की कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या आया, आगे देखते हैं जरा। इट इम्प्लाइज ईदर ए लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल। अब प्रोडक्टिव कैपिटल मैंने आपको बताया कैपिटल गुड्स, तो बात वही आ रही है प्रोडक्टिव कैपिटल, और ए लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज। सपोर्टिंग सर्विसेज क्या हो गया, जो सर्विसेज होती हैं लाइक ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग। यानी अब इसका मतलब क्या आया, जब हम कह रहे हैं कंट्री की कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ज़्यादा होनी चाहिए, जब हम कह रहे हैं कंट्री की कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ज़्यादा होनी चाहिए, किसको, गुड्स को और सर्विसेज को ज़्यादा करने की, तो यहाँ पे दो बातें आ रही हैं। या तो क्या आ जाए, प्रोडक्टिव कैपिटल का स्टॉक ज़्यादा आ जाए, प्रोडक्टिव कैपिटल का स्टॉक लार्जर हो जाए, ज़्यादा हो जाए, या जो हमारी सपोर्टिंग सर्विसेज हैं जैसे ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, ये ज़्यादा हो जाए, या इन दोनों की एफिशिएंसी आगे करें, और एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। या तो प्रोडक्टिव कैपिटल ज़्यादा हो जाए या तो सर्विसेज ज़्यादा हो जाएं, और साथ साथ क्या हो सकता है कि प्रोडक्टिव कैपिटल और सर्विसेज की एफिशिएंसी अच्छी हो जाए। अगर इन दोनों की एफिशिएंसी अच्छी होगी तो भी हम कह सकते हैं वहाँ पर ग्रोथ हो रहा है, वहाँ पर ग्रोथ हो रहा है। अच्छा, आगे देखिएगा आप ज़रा ध्यान से, अगर हम इसको देखें, क्या करें, ए गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, इन द लैंग्वेज ऑफ, आगे देखिएगा आप, इन द लैंग्वेज ऑफ कहाँ से आ गए हम, यहाँ से आ गए, इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स, इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्टडी इंक्रीज इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में स्टडी इंक्रीज यानी रेगुलर इंक्रीज होनी चाहिए। यानी हम क्या कर रहे हैं, ग्रोथ का गुड इंडिकेटर क्या हुआ, जीडीपी में स्टडी इंक्रीज होना चाहिए। अब देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने जीडीपी को पढ़ा था, मैं यहाँ पे समराइज करने की कोशिश करता हूँ कि जीडीपी क्या होगा, अदरवाइज आप मैक्रो सीरीज हमारी देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। जीडीपी एमपी, ठीक है जी। तो देखिए जी किसको स्टैंड कर रहा है, ग्रॉस को, एमपी किसको कर रहा है, मार्केट वैल्यू को। जो पी है, कहीं भी अगर पी आ रहा है तो पी का मतलब क्या होता है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कहीं भी डियर पी आया, पी मीन्स प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की जगह पे हम क्या बोलेंगे, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट के प्लेस पे क्या बोलना है, प्रोडक्ट के प्लेस पे क्या बोलना है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जहां भी P मीन्स प्रोडक्ट, ये जो P आप देख रहे हैं लास्ट में, इस प्रोडक्ट का मीनिंग क्या हो गया, यानी प्रोडक्ट के प्लेस पे आप क्या बोलेंगे, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है जी। और जो बीच में यहाँ पे D बैठा हुआ है, D किसको शो करता है, डोमेस्टिक को। यानी ये बात ये शो कर रहा है कि प्रोडक्शन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है। तो डेफिनेशन किस तरह से आ जाएगी फ्रेंड्स, जी ग्रॉस था तो हम क्या बोलेंगे, जीडीपी एमपी को कैसे बोलेंगे, इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डीटी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। तो जीडीपी की डेफिनेशन हमने कहीं ना कहीं समझी है, जो आपको समझ में भी आ रही होगी। देखिए अब ये भी समझिए कि अगर हम जीडीपी को एक केक मान लें, अगर ये कहें कि जो हमारा जीडीपी है, जो हमारा जीडीपी है वो क्या एक केक है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, अगर केक का साइज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसी तरह से अगर हमारी जीडीपी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पर्सन्स में अच्छा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये आप समझ सकते हैं बहुत ही
आसानी के साथ में। ओके, देखिए आगे अगर हम चलते हैं, ओके, देखिए अभी हमें डिस्कस करना है स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। क्या डिस्कस करना है फ्रेंड्स? स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। तो देखिए बड़े ध्यान से देखेंगे, इस कंसेप्ट को हम लोग स्टडी करेंगे बड़े ध्यान से। किसको? स्ट्रक्चरल कंपोजिशन को। तो देखिएगा, देखिए किसी भी कंट्री का जो जीडीपी है, किसी भी कंट्री का जो जीडीपी है, उसमें 3 सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन होता है। 3 सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन होता है। प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। अब देखिए प्राइमरी सेक्टर को ही हम एक और नाम दे देते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। इसको क्या कह देते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसको क्या कह देते हैं? सर्विस सेक्टर। अब मान लीजिए इंडिया की जीडीपी की अगर हम बात करें, इंडिया की अगर हम जीडीपी की बात करें तो उसमें प्राइमरी सेक्टर का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, सेकेंडरी का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगा और टर्शरी का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होगा और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होगा। तो मान लीजिए आप मान लीजिए इसको कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। तो हमारी जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर का ये 50 कंट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर का 20 कंट्रीब्यूशन, सर्विस सेक्टर का 30 कंट्रीब्यूशन, इन सब कंट्रीब्यूशंस को मिलाने के बाद में क्या बन जाता है? जो ईच सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है उसको अगर हम ऐड कर दें फ्रेंड्स, तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है फ्रेंड्स? स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा हम इसको स्टडी भी करेंगे अभी, जरा देखिएगा क्या करें। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच ऑफ दीज सेक्टर्स, थोड़ा सा और पहले से देखते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। मैं कहाँ से कह रहा हूँ? यहाँ से कह रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा। The GDP of a country is derived from the different sectors of the economy। यानी जीडीपी का जो डेरिवेशन होता है, डिराइव किया जाता है, वो डिफरेंट सेक्टर से किया जाता है इकोनॉमी के। आगे कह रहा है वो, नेमली द एग्रीकल्चर सेक्टर, द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर हो सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर हो सकता है और सर्विस सेक्टर हो सकता है। आगे कहता है वो, द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच ऑफ दीज सेक्टर्स मेक्स अप द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। यानी इन डिफरेंट सेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसी को मिला करके हम क्या बना देते हैं? स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। किसी भी इकोनॉमी का क्या बन जाता है? स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। तो देखिए इतनी बात आपको समझ में आ रही है और बहुत ही आसान भी है। अब देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात और भी यहाँ पर आ रही है जो हमें डिस्कस करना है। किसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स? स्ट्रक्चरल कंपोजिशन के रिगार्डिंग। तो जो एनसीईआरटी में बॉक्स 2.4 दिया गया है उसको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स अगर हमें इस बॉक्स को समझना है तो मैं थोड़ा सा आपको पहले समराइज करने की कोशिश करता हूं। देखिए किसी भी कंट्री की हम बात करें, किसी भी इकोनॉमी की हम लोग बात करें, तो एक तो उसका स्टार्टिंग फेज होता है जब वो डेवलप नहीं होता है, स्टार्टिंग कंडीशन होती है। एक वो कंडीशन होती है जब वो डेवलप होने लगता है। यानी स्टार्टिंग कंडीशन हो गई किसी भी कंट्री के लिए और एक डेवलपिंग कंडीशन होगी। तो देखिए अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें तो
एक तो क्या होगी उसकी स्टार्टिंग कंडीशन होगी, एक क्या होगी डेवलपिंग कंडीशन होगी। तो देखिए किसी भी इकोनॉमी की बात करें, अगर हम स्टार्टिंग कंडीशन की बात करें तो हम 3 सेक्टर्स देखें, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है और सर्विस सेक्टर होता है। तो देखिए किसी भी इकोनॉमी की बात करें, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो सभी इकोनॉमीज़ के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, अगर हम डेवलपिंग कंडीशन की बात करें, तो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का आता है। किसका आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का आता है। डेवलपिंग कंडीशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का आता है। और ज़्यादा डेवलप होने पे यानी कि और ज़्यादा जब कंट्री डेवलप होगा तो फिर सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये जो स्टेज है ये लास्ट स्टेज है जब हम बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे, जबकि बात है जब ऐसा होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पहले तो ऐसे ही था, यानी जब इंडिया की स्टार्टिंग कंडीशन आई उस टाइम तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ही ज़्यादा था। लेकिन जब इंडिया डेवलपिंग की तरफ बढ़ा, डेवलपिंग कंट्री बनने लगा, तब क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ फ्रेंड्स, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो गया। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया का जो ग्रोथ है, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस का ग्रोथ है, वो कैसा था, पिक्यूलियर था, यानी कि डिफरेंट वे में हुआ। तो इसी को हम बॉक्स को स्टडी करते हैं। मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आएगा, तो ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को देखिए फ्रेंड्स, बड़े आराम से बड़े ध्यान से हम लोगों को समझना है। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए ज़रा बॉक्स 2.4 की हम लोग बात कर रहे हैं। बड़े ध्यान से इस बॉक्स को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या करें डियर, एज ए कंट्री डेवलप्स इट अंडरगोज स्ट्रक्चरल चेंजेस। जैसे जैसे कोई देश डेवलप होता है तो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, ये एक नॉर्मल बात है। आगे देखिएगा, इन द केस ऑफ इंडिया द स्ट्रक्चरल चेंजेस इज पिक्यूलियर। अब देखिए जो वर्ड पिक्यूलियर है, यानी कि यूनिक वे में हुआ, एक डिफरेंट वे में हुआ, ये आपको समझना है। आई कहता है वो, यूजुअली विद डेवलपमेंट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लाइंस एंड द शेयर ऑफ इंडस्ट्री बिकम्स क्या, डोमिनेंट। यानी क्या हो जाता है, जैसे कोई कंट्री डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती है तो एग्रीकल्चर डिक्लाइंस होता है और इंडस्ट्री बिकम डोमिनेंट हो जाती है। आगे देखिएगा, एट हायर लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट द सर्विस सेक्टर contributes more to the GDP than the other two sectors। और जब डेवलप होते हैं तो उस टाइम पे सर्विस सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और दोनों सेक्टर्स यानी कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन करता है, सर्विस सेक्टर करता है। तो यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर और आराम से समझ में आ रही होगी। ओके, आगे देखेंगे। अब जरा कहाँ से देखना है हमें, यहाँ से देखना है, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन इंडिया द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द GDP was more than 50%, as we would expect for a poor country. But by 1990, share of the service sector was 40.50। सर्विस सेक्टर कितना हो गया, 40.50। जो मैं कह रहा था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं आया, किसका ज़्यादा आ गया फ्रेंड,
सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा आ गया, जबकि इंडिया अभी थर्ड स्टेज में नहीं आया था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया का स्ट्रक्चरल चेंज एक कैसा था, पिक्यूलियर था। और देखिए ये जो चेंज है, ये जो चेंज है फ्रेंड्स, ये जो चेंज है वो पोस्ट 1991 और ज़्यादा हो गया, यानी हमारा सर्विस सेक्टर और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने लगा, किसमें, जीडीपी के अंदर। तो ये इंडिया का एक स्पेशल क्राइटेरिया है, स्पेशल पिक्यूलियर चेंज है, जो आपको अपने माइंड में रखना है। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ रही होगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं।